गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसबीएन परिवार की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की विज्ञान विषय का अध्ययन करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो मादा जनन तंत्र का है। इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के जो मुख्य भाग होते हैं उनके बारे में। तो मादा जनन तंत्र में सबसे पहले अंडाशय, उसके बाद में अंडवाहिनी, दूसरा तीसरा भाग है गर्भाशय का और चौथा भाग है वो योनि का है। ठीक है, ये एक मादा जनन तंत्र का क्या है, सुव्यवस्थित डायग्राम है। तो इसमें देखो, ये जो पहला भाग है वो अंडाशय का है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा भाग है वो अंडवाहिनी का है, तीसरा भाग गर्भाशय का और चौथा भाग है वो योनि का है। ठीक है, तो चित्र के अंदर देखो, अंडवाहिनी दो, जो ये अंडाशय है वो भी क्या है, दो होते हैं। तब शुरू करते हैं अपना पहला बिंदु अंडाशय का। तो इसमें लिखेंगे अंडाशय जो टॉपिक है इसके अंदर कि मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में पाए जाते हैं। अंडाशय की अंड जो या अंडाशय की जो कोशिकाएं होती है, पुट्ट कोशिकाएं, जिन्हें हम अंडाशय पुट्टिकाएं कहते हैं, वो परिपक्व होने के बाद अंडाणुओं का निर्माण करती है। इसके अलावा अंडाशय से एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन जैसे मादा हार्मोन भी स्रावित होते हैं। जो अंडाणु बनते हैं वो मादा युग्मक होते हैं और शुक्राणु से निषेचन करते हैं, जबकि जो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं हार्मोन, वो मादाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रकट करने में योगदान देते हैं। ठीक है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में कौन से होते हैं, जैसे मादाओं में यौनारंभ के लक्षण प्रकट होते हैं, उस समय उनकी आवाज़ पतली हो जाती है। ठीक है, चेहरे पर बाल नहीं आते, स्तन ग्रंथियां विकसित होती है और माहवारी की क्रिया है वो शुरू होती है। तो ये अपने अंडाशय की विशेषता थी। एक बार वापस देखते हैं अंडाशय को। भी मादाओं में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में पाए जाते हैं। अंडाशय मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग की तरह कार्य करते हैं। अंडाशय की जो पुट्टक कोशिकाएं हैं वो अंडाणुओं का निर्माण करती है और अंडाणु क्या होते हैं, मादा युग्मक होते हैं। इसके अलावा अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है, क्योंकि इससे एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। इन्हीं हार्मोनों के कारण मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। इसके अलावा अंडाशय है वो अंडाणु जब परिपक्व हो जाता है अंडाशय में, तो यह अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। और बाहर उत्सर्जित होकर ये कहाँ आता है, अंडवाहिनी में आता है। ठीक है, तो ये अपनी अंडाशय की जो विशेषताएं थी या अंडाशय के बारे में वर्णन था वो हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है। दूसरा अपना बिंदु है अंडवाहिनी। तो देखो, दोनों अंडाशयों की ओर अंडवाहिनियाँ पाई जाती है, या यूँ कहें मादाओं में एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है। ठीक है, जो दोनों ओर के अंडाशयों के पास होती है। अंडवाहिनी का प्रारंभिक भाग है वो कीपनुमा होता है। देखो, ये कीप के समान संरचना है। इस कीपनुमा भाग को हम क्या कहते हैं, कीपक कहते हैं। इसके अलावा इसका जो प्रारंभिक भाग है, यहाँ क्या होते हैं, अंगुली के समान परवर्ध होते हैं। इन परवर्धों को हम फिम्बरी अथवा क्या कहते हैं, झालर कहते हैं, क्योंकि जैसे ही अंडाणु उत्सर्जित होते हैं यानी अंडोत्सर्ग की घटना होती है, ये फिम्बरी आकार में बड़ी हो जाती है और अंडाणु को लपक लेती है, पकड़ लेती है, ग्रहण कर लेती है। ठीक है, और उसे अंडवाहिनी तक लाती है। तो अपना अंडवाहिनी का पढ़ रहे थे। अंडवाहिनी की परिभाषा क्या लिखेंगे, अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने वाली एक लंबी नलिका अंडवाहिनी कहलाती है। अंडवाहिनी का प्रारंभिक भाग कीप के समान चौड़ा होता है, जिसे हम कीपक कहते हैं, और कीपक के पास अंगुली के समान परवर्ध पाए जाते हैं। ठीक है ना, धागेनुमा संरचना या अंगुली के समान परवर्ध, इन्हीं परवर्धों को फिम्बरी अथवा झालर के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो अंडवाहिनी का आगे का जो भाग है वो चौड़ा होता है, जिसे एम्प्यूला या तुम्बिका कहते हैं। मानव में निषेचन की घटना इसी एम्प्यूला भाग में संपन्न होती है। तो ये अपने अंडवाहिनी का था।
दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु है गर्भाशय का। ठीक है, तो गर्भाशय में क्या लिखेंगे, देखो ये अंडवाहिनी और इधर वाली ये अंडवाहिनी आपस में संयुक्त हो जाती है, तो क्या लिखेंगे कि दोनों ओर की अंडवाहिनियां संयुक्त होकर के एक खोखला व थैलेनुमा अंग बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, गर्भाशय को बच्चादानी भी कहते हैं, क्योंकि गर्भाशय के अंदर गर्भस्थ शिशु है वो परिवर्तित होता है, शिशु के रूप में विकसित होता है। ठीक है ना, या यूँ कहें कि जन्म से पहले भ्रूण का विकास शिशु के रूप में गर्भाशय में ही होता है, इसलिए इसको हम बच्चादानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, गर्भाशय की दीवारें हैं वो क्या होती है, मोटी होती है, जो गर्भस्थ शिशु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद गर्भाशय है वो एक नाल यानी गर्भाशय की ग्रीवा है वो कहाँ खुलती है, योनि में खुलती है। उसके बाद अगला टॉपिक है अपना चौथा है वो योनि। तो क्या लिखेंगे कि योनि है वो मादाओं में एक मैथुन अंग की तरह कार्य करती है। गर्भाशय की ग्रीवा है वो एक नलिका जैसी संरचना के रूप में योनि मार्ग में, योनि भाग में खुलती है। ठीक है ना, योनि का मुख्य कार्य क्या है, एक तो क्या है, मादाओं में मैथुन अंग का कार्य करती है। दूसरा इसका मुख्य कार्य क्या है, माहवारी की क्रिया मादाओं में जब संपन्न होती है तो वो योनि मार्ग द्वारा संपन्न होती है, योनि द्वारा संपन्न होती है। इसके अलावा गर्भाशय में जब शिशु पूरी तरह विकसित होता है, जन्म के लिए तैयार होता है, तो जन्म लेने वाले शिशु को योनि है वो मार्ग का मतलब मार्ग प्रदान करती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने जो मादा जनन तंत्र के चारों भागों का वर्णन किया है। ये इसका क्या है, डायग्राम है, ये अंडवाहिनी है, ये अंडाशय है, ये गर्भाशय है और ये योनि है। ठीक है ना, एकदम आसान सा हमने ये डायग्राम बनाया है। उसके बाद बच्चों जनन तंत्र तो पूरा हो गया, उसके बाद अपना जो ये टॉपिक है वो जनन की अवस्थाओं का है। ठीक है ना भाई, जनन की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो जनन की अवस्थाएं ये यहाँ हम लगभग 4 प्रकार के रूप में जनन की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनन की जो ये अवस्थाएं हैं, सबसे पहले है युग्मक जनन। जनन की जो ये अपनी अवस्थाएं हैं उनका अब हम अध्ययन करते हैं। तो जनन की अवस्था में सबसे पहली अवस्था अपनी कौन सी है, युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक जनन। अब देखो युग्मक जनन है, इसमें 2 भाग आते हैं। पहले लिख लेते हैं जिसे हम शुक्र जनन और दूसरे को अंड जनन कहते हैं। ठीक है, अब देखो युग्मक जनन क्या है। युग्मक जनन के बारे में क्या लिखेंगे कि वर्षण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है और अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, तो यह घटना युग्मक जनन कहलाती है। क्योंकि जो अपने जो शुक्राणु होते हैं वो नर युग्मक होते हैं और अंडाणु होते हैं वो मादा युग्मक होते हैं। ठीक है, एक बार वापस परिभाषा देखते हैं कि वर्षण में अगुणित युग्मक के रूप में शुक्राणु बनते हैं और अंडाशय में अगुणित युग्मक के रूप में अंडाणु बनते हैं, तो यह घटना युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है, युग्मक जनन में 2 भाग आते हैं जिसे शुक्र जनन और अंड जनन कहते हैं। तो शुक्र जनन की परिभाषा भी लिखेंगे कि वर्षण में अगुणित युग्मकों के रूप में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो उसे हम शुक्र जनन कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अंड जनन की लिख देंगे कि अंडाशय में अगुणित युग्मकों के रूप में अंडाणुओं का निर्माण होता है, तो उसे हमें अंड जनन कहते हैं। ठीक है, तो शुक्र जनन और अंड जनन दोनों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, अपने युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरी अपनी जो परिभाषा है या बिंदु है वो है निषेचन का। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो निषेचन क्या है, अभी इस पहले वाले बिंदु में हमने पढ़ा कि शुक्राणु प्लस अंडाणु, ठीक है, दोनों का जब युग्मन होता है
तो ये घटना क्या कहलाती है? युग्मन होने की घटना क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। और जो ये संरचना बनती है उसको क्या कहेंगे? ये जो बनने वाली कोशिका उसको हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। क्योंकि शुक्राणु भी अगुणित होता है, अंडाणु भी अगुणित होता है, लेकिन ये संरचना क्या हो गई? द्विगुणित संरचना बन गई। ठीक है, अब वापस देखते हैं निषेचन किसे कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि शुक्राणु तथा अंडाणु जब आपस में संलयित होते हैं या जुड़ जाते हैं तो यह घटना किस नाम से जानी जाती है? निषेचन के नाम से जानी जाती है। निषेचन के बाद जो द्विगुणित संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। ठीक है ना। तो ये अपनी जो परिभाषा और दूसरा बिंदु है वो पूरा होता है। उसके बाद अपना जो तीसरा बिंदु है वो है विदलन। ठीक है, विदलन व रोपण का। तीसरा बिंदु है विदलन व रोपण का। तब आपको अभी बताया था ये जो द्विगुणित संरचना है उसका क्या नाम है? युग्मनज है। ठीक है, इस द्विगुणित संरचना का क्या नाम है? युग्मनज है। युग्मनज है वो बार बार कौन सा विभाजन करता है? समसूत्री। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? विदलन किसे कहते हैं? तो युग्मनज द्विगुणित होता है, यह बार बार समसूत्री विभाजन करता है। तो विभाजनों के इस क्रम को हम क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं। ठीक है ना। परिभाषा वापस आसान भी कर सकते हैं कि युग्मनज में होने वाले समसूत्री विभाजनों के क्रम की घटना को हमें विदलन कहते हैं। ठीक है ना। और विदलन के बाद एक संरचना बनती है, उसका नाम है कोरक खंड या कोरक कह सकते हैं। ठीक है ना। विदलन है वो क्या है? विभाजनों का एक क्रम है, क्योंकि युग्मनज एक कोशिका है, विभाजन होगा समसूत्री 2 कोशिका बनेगी, फिर इन 2 में विभाजन होगा 4 बनेगी, फिर विभाजन होगा। ठीक है ना। तो 4 से दुगनी क्या बनेगी? 8 बनेगी। तो इस प्रकार, और 8 से फिर 16 कोशिकाएं बनेगी। तो इस प्रकार से ये विभाजनों के क्रम की घटना को ही हम क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं। और जो ये कोशिकाओं का समूह बनता है विभाजन के बाद या विदलन के दौरान जो कोशिकाओं का जो समूह बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कोरक कहते हैं। देखो इस प्रकार ये ऐसे मान लेते हैं अपने। ठीक है ना। कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं क्या कहलाएगी? यही अपना कोरक है। ठीक है, यानी विभाजनों का क्रम है, युग्मनज में विभाजनों का क्रम है, उसकी घटना विदलन कहलाती है। विदलन के बाद कोशिकाओं का समूह बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोरक खंड या कोरक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो रोपण क्या है, जिसकी परिभाषा रोपण की। ठीक है ना। अब एक बार वापस अपने यहाँ मादा जनन तंत्र का एक बार छोटा सा अस्थायी डायग्राम बनाते हैं। इस प्रकार की जो मादा जनन तंत्र की जो संरचना बनाई थी हमने, ये एक मादा जनन तंत्र की हमने एक अस्थायी संरचना बनाई है। तो इसके अंदर देखो मादा जनन तंत्र के अंदर क्या है? ये कौन सा भाग था? अंडवाहिनी का ये भाग था, वो अंडाशय का था। ठीक है ना। अब ये जो घटना होती है, ठीक है ना, इस भाग से लेकर के यहाँ तक होती है। मतलब कहने का विदलन की जो घटना है वो कहाँ संपन्न होती है? अंडवाहिनी में। निषेचन की घटना आपको बताई तुम्बिका भाग में। ठीक है ना। उसके बाद कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होते हैं युग्मनज में। तो ये जो अंडवाहिनी की जो गर्भाशय से जुड़ा हुआ भाग है वहाँ तक ये विदलन की घटनाएं हैं वो प्रारंभ होगी। अब अपनी परिभाषा रोपण की है, इसलिए हमने ये जो डायग्राम है वो बनाया है। अब अपना देखो ये विदलित जो कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, जो ये कोशिकाएं कोरक वाली, ठीक है ना, वो कोरक वाली कोशिका है वो गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जाती है। तो
तो इसे हम क्या कहते हैं, रोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। परिभाषा देखो, कोरक की कोशिकाएं गर्भाशय की अंतः भित्ति या एंडोमेट्रियम से जाकर चिपक जाती है, जुड़ जाती है या अंदर धंस जाती है, तो ये घटना किसके नाम से जानी जाती है, रोपण के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, क्योंकि आपको बताया था कि गर्भाशय, ये जो कोरक वाली कोशिकाएं हैं वो गर्भाशय की जो मोटी दीवारें हैं इनसे पोषण प्राप्त करेगी, फिर इनमें और ज़्यादा क्या होगा, विभाजन होगा, और फिर कोरक की कोशिकाएं हैं वो आगे जा कर के और विभेदित होती है, भ्रूण का विकास करने का कार्य करने लगती है। तो रोपण की परिभाषा बताइए मैंने आपको कि कोरक कोशिकाएं गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में जाकर धंस जाती है, तो यह घटना किस नाम से जानी जाती है, रोपण के नाम से जानी जाती है। उसके बाद एक यहाँ है नहीं लेकिन परिभाषा बताएंगे आपको, अपरा या प्लेसेंटा क्या है। ठीक है भाई, जो ये गर्भाशय था, ठीक है ना, गर्भाशय था, इस गर्भाशय के अंदर देखो इस प्रकार की संरचना विकसित होती है, ये भ्रूण है, शिशु का विकास होगा इससे। ठीक है ना, तो भ्रूण से एक विशेष प्रकार की संरचना, मांसल टुकड़ा, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, भ्रूण तथा गर्भाशय की दीवारों के बीच एक उत्तकीय संबंध बन जाता है। यही उत्तकीय संबंध क्या कहलाता है, एक तरह से जो प्लेसेंटा अथवा नाभिनाल अथवा अपरा के नाम से इसको हम क्या कहते हैं, जानते हैं। इसको हम सामान्य भाषा में आंवल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपनी विदलन और रोपण की जो परिभाषा थी अपने तीसरे बिंदु में। चौथा बिंदु है बच्चों, वो है प्रसव का। ठीक है, प्रसव। अब यहाँ देखो, कोरक है वो गर्भाशय की गुहा से जुड़ गई, रोपण हो गया, उसके बाद अपरा का विकास हो गया। इसका मतलब कि गर्भाशय की दीवारों से भ्रूण को पोषण मिलता है। इसके बाद धीरे धीरे भ्रूण अपनी गर्भावधि पूर्ण कर लेता है, यानी मनुष्य के अंदर मादाओं में जो गर्भकाल होता है वो 9 महीने का माना जाता है। यानी जब शिशु गर्भावस्था पूरी करने के बाद जन्म लेता है तो यह घटना किस नाम से जानी जाती है, प्रसव के नाम से जानी जाती है। तो प्रसव की परिभाषा क्या लिखेंगे कि शिशु गर्भावस्था पूर्ण करने के बाद जन्म लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। तो बच्चों, आज वाले बिंदु के अंदर हमने मादा जनन तंत्र और प्रजनन या जनन की घटनाओं के बारे में पढ़ा था। आगे का अध्ययन आगे वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।